हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी की टीचर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस के लॉन्ग आंसर्स की। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द ऑर्गन्स दैट फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। हमें ऐसे ऑर्गन्स के नाम बताने हैं जो मिलके एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं ह्यूमन बींग्स में। तो कौन से होते हैं वो अभी हम बात करते हैं। और क्वेश्चन बी पार्ट जो है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बींग्स। हमें ब्रीफ में बताना है कि यूरिन कैसे बनती है ह्यूमन बींग्स में। ओके, तो ये दो स्ट्रक्चर है आपका किसका? एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अब कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं इसमें? पेयर ऑफ किडनी, राइट, पेयर ऑफ किडनी, देन कम्स पेयर ऑफ यूरेटर, फिर आता है यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट में आता है यूरेथ्रा। ओके, तो ये सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो किडनी जो है बीन शेप्ड होती है और दो होती हैं ये। यूरेटर जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों किडनीज को किससे कनेक्ट करता है? ब्लैडर से कनेक्ट करता है। ओके, और ये यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन के बाद स्टोर्ड होती है और थ्रू यूरेथ्रा हम यूरिन को एक्सक्रीट कर देते हैं। ओके, चलिए अब हम आंसर देखते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हम यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं, इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। जैसे कि मैंने आपको बताया, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ओके, अब हम बात करते हैं कि यूरिन कैसे फॉर्म होती है। इन द किडनी द वेस्ट आर कन्वर्टेड टू यूरिन बाय 3 प्रोसेसेस। किडनी में वेस्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? यूरिन में, और इसकी 3 स्टेप्स होती हैं। ओके, तो क्या स्टेप होती है? सबसे पहला होता है अल्ट्रा फिल्टरेशन। मुझे ना ये ब्लू कलर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, हम कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं। ओके, यस, राइट, ओके, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब क्या होता है? किडनी के पास बहुत सारे मिलियंस में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब ये नेफ्रॉन्स में जो है फिल्ट्रेशन होता है और यूरिन फॉर्म होती है। अब कैसे होता है वो हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, ये 1 सेकेंड, ये आपको दिख रहा है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ओके, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। और ये वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट है ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल वाला। ओके, अब ये ग्लोमेरुलस क्या होता है? देखिए, किडनी में ब्लड कैसे पहुंचता है? किडनी में ब्लड पहुंचता है थ्रू रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी डिवाइड होती है और किस में बनाती है? कैपिलरीज में। अब ये जो यहाँ पे इतनी सारी नेटवर्क हैं, इतनी सारी कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज के टफ्ट को, गुच्छे को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। अब ब्लड जो है वो आर्टरी से प्रेशर में फ्लो करता है, आर्टरीज में प्रेशर में फ्लो करता है, राइट। और कैपिलरीज के पास भी कैसे आता है? प्रेशर में आता है। ओके, ब्लड कैसे आ रहा है? प्रेशर में आ रहा है। तो प्रेशर के कारण इतना प्रेशर होता है कि कुछ सब्सटेंसेस, राइट, कुछ सब्सटेंसेस, वे सब्सटेंसेस वो कहाँ चले जाते हैं? आर्टरी से, कैपिलरी से कहाँ चले जाते हैं? ग्लोमेरुलस से बोमन्स कैप्सूल में। कहाँ चले जाते हैं? बोमन्स कैप्सूल में। और वेस्ट के साथ ना कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी आ जाते हैं। ओके, अब वेस्ट कौन सा रहता है यहाँ पे? वेस्ट रहता है यहाँ पे आपका नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, नाइट्रोजनस वेस्ट। आपको वो तो समझ में आ गया नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब हम ये सिर्फ कैपिलरीज और इसका पढ़ते हैं, बोमन्स कैप्सूल का। ओके, तो नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से होते हैं? आपका यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन, ये सारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। तो नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ कैपिलरीज से जो यूजफुल सब्सटेंसेस है वो भी कहाँ आ जाते हैं? हमारे बोमन्स कैप्सूल में। ये आपको जो सी लाइक, सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज नोन एज बोमन्स कैप्सूल, जो ग्लोमेरुलस को एनसर्कल करके रखता है, सराउंडेड होता है। ठीक है, अब ये जो सब्सटेंसेस
ग्लोमेरुलर से कहाँ है, बोमन्स कैप्सूल में आए हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्टरेट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टरेशन. Okay, in it large amount of water along with certain harmful substances like urea, uric acid, potassium, ammonium salts, creatinine, etc., and certain useful substances like glucose, amino acid, sodium, etc., passes through glomerular capillary and glomerular membrane into a cavity of Bowman's capsule of nephron under pressure. ओके ये पूरा स्ट्रक्चर, अभी इससे पहले हमने किसका देखा था, पूरा स्ट्रक्चर हमने नेफ्रॉन का देखा था. अब ये जो ग्लोमेरुलर है वो क्या है, बहुत सारी इनमें गुच्छे, मतलब कैपिलरीज के गुच्छे को हमने क्या नाम दी थी, ग्लोमेरुलर. अब ग्लोमेरुलस के से प्रेशर में जो वेस्ट है, यूजफुल सब्सटेंसेस है, वो कहाँ जाएगा, बोमन्स कैप्सूल में. इतनी ही बात लिखी, और ये प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टरेशन. Okay, the filtrate so formed is called nephric filtrate which is moved towards ureter. Okay, और ये जो filtrate form होता है, अभी पूरा filtrate हम देखेंगे कैसे वो ट्यूब्स में जाता है, फिर यूरेटर में जाता है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रिटिक फिल्टर भी बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्टरेट भी बोलते हैं, या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी बोलते हैं. ओके तो कई बुक्स में आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लिखा रहेगा, कई बुक्स में आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन लिखा रहेगा, ऐसी सारी चीज़ें लिखी रहेगी, तो कंफ्यूज मत होना. ये पूरी सारी की सारी फर्स्ट स्टेप होती है. अब सेकंड स्टेप होती है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की. अब यहाँ पे लिखा है रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, मतलब कुछ सब्सटेंसेस का रीअब्जॉर्प्शन होगा. ओके और कैसा होगा, सिलेक्टिव, है ना, रीअब्जॉर्प्शन होगा, सिलेक्टिव होगा. जैसे अभी मैंने बताया कुछ सब्सटेंसेस का, पूरे सब्सटेंसेस का नहीं. हमने बात करी थी कि यूजफुल सब्सटेंसेस भी आ जाते हैं, तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन उन्हीं यूजफुल सब्सटेंसेस का होगा, जैसे कि हमने बात करी अमीनो, ग्लूकोज, सोडियम, इनका रीअब्जॉर्प्शन होगा. ओके तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आया था, अब वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा ट्यूब्स में. कहाँ जाएगा, वो ट्यूब्स में जाएगा, और इन्हीं ट्यूब्स में होगा रीअब्जॉर्प्शन. जो वेस्ट है ना वो ट्यूब्स में ही रह जाएगा, वेस्ट जो है वो ट्यूब्स में ही रह जाएगा, और बाकी सारी चीज़ें यूजफुल सब्सटेंसेस का रीअब्जॉर्प्शन होगा. वो कहाँ आ जाएगी, इसके आजू बाजू आपने देखा हो तो बहुत सारी ब्लड वेसल्स रहती है, राइट, ये ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, तो ये वापस यूजफुल सब्सटेंसेस ब्लड में चला जाता है. In it, large amount of water and sodium, whole of glucose and amino acid and small amount of urea are passed back from nephric filtrate into blood capillaries. Okay? तो ये प्रोसेस में क्या होता है, वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम का अब्जॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स का अब्जॉर्प्शन होता है. जो वाटर और सोडियम है, सॉल्ट्स है, इनका रीअब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में कितने अमाउंट में, किस लेवल में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है. ग्लूकोज और अमीनो एसिड का तो टोटली जो है वो क्या अब्जॉर्ब हो जाएगा, बट ये डिपेंड करता है किडनी में. ओके तो और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन. क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन. कौन करता है, हमारी किडनी करती है, कि कितना अमाउंट में, किस अमाउंट में वाटर रीअब्जॉर्ब होना चाहिए, किस अमाउंट में वाटर एक्सक्रीट हो जाना चाहिए, वो कौन कंट्रोल करता है, हमारी किडनीज कंट्रोल करती हैं. ओके एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया आर पास्ड बैक फ्रॉम नेफ्रिक फिल्टर इनटू ब्लड कैपिलरीज. और कुछ अमाउंट में यूरिया भी जो है वो कहाँ आ जाती है, ब्लड कैपिलरीज में आ जाती है, और इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. इट अकर्स ईदर बाय बैक डिफ्यूजन. क्यों, किस प्रोसेस से होता है ये, सिंपली आप क्या बोल सकते हो, डिफ्यूजन से होता है. ओके और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगा. एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब कि किसी भी सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो रहा है लोअर से हायर कंसंट्रेशन. कहाँ से, लोअर से हायर कंसंट्रेशन में, और क्या यूज कर रही है, एनर्जी यूज करके हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ओके ग्लूकोज, अमीनो एसिड एक्सेट्रा. ये बात हो गई किसकी, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन. अब हमें बताना है कि ये जो लास्ट स्टेप है हमारी क्या है, थर्ड स्टेप जो है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन की. अब जो वेस्ट मटेरियल नहीं आ पाया था, अब वो वापस कहाँ आ जाएगा, ट्यूब्स में, नेफ्रॉन्स की ट्यूब्स में. ओके इन दिस सर्टेन आयंस, कुछ आयंस जैसे कि पोटेशियम, हाइड्रोजन एक्सेट्रा आर पास्ड फ्रॉम ब्लड कैपिलरी सराउंडिंग द नेफ्रॉन इनटू नेफ्रिक फिल्ट्रेट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट.
ओके अब यहाँ पे क्या होगा कि जो वेस्ट मटेरियल नहीं आ पाया था वो ब्लड कैपिलरीज से वापस कहाँ आ जाएगा, ट्यूब्यूल्स में आ जाएगा। ओके यहाँ पे ये जो लॉन्ग ट्यूब होती है यहाँ पर आ जाएगा। और कैसे आएगा, ये आएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑलरेडी वेस्ट वहाँ पे बहुत प्रेजेंट है। ओके अब वेस्ट कुछ बच गया उसको भी लाना है, तो ये कैसे आएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आएगा। क्यों, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन, ओके, बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। नाउ द फ्लूइड इज टर्म्ड एज यूरिन एंड इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब क्या होता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में हमने क्या देखा था कि यूजफुल सब्सटेंसेस का रीअब्जॉर्प्शन होता है। वेस्ट जो है वो वहीं ट्यूब्स में रह जाता है। फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन में ये होता है कि जो ब्लड कैपिलरीज में थोड़ा बहुत वेस्ट बच गया था, जैसे पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, वो कहाँ आ जाते हैं वापस, वो वापस आ जाते हैं ट्यूब्स में। और ये जो वेस्ट और आयंस मिलके क्या बनाते हैं, यूरिन फॉर्म करते हैं। ओके और फिर ये कहाँ जाती हैं, ये जाती है कलेक्टिंग डक्ट में, ये आपको दिख रहा है कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाएंगी। और फिर ये जाएंगी कहाँ, यूरेटर में। यूरेटर से किडनी पास होगी, कहाँ जाएगी, ब्लैडर में। यूरिन स्टोर रहेगी ब्लैडर में और फिर यूरेथ्रा हम उसको एक्सपेल कर देते हैं। ओके तो ये बात हुई हमारे यूरिन फॉर्मेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, blood circulation in fishes is different from the blood circulation in human beings. Justify the statement. Describe double circulation in human beings. अब हमें बताना है कि जो ब्लड सर्कुलेशन मछलियों में होता है वो अलग है किससे, ह्यूमन बींग से। ओके और हमें ये स्टेटमेंट जो है जस्टिफाई करना है, क्लैरिफाई करना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, जो एग्जाम में पूछा गया वो एग्जामिनर को पता ही नहीं है, इसलिए। ओके तो क्या होता है, फिश के पास जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर्ड होता है, उनके पास सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ओके उनके पास एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। वहीं जो ह्यूमन हार्ट है उनके पास कितने हैं, वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अपर 2 जो होते हैं वो एट्रियम एंड लोअर 2 कौन से होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया, राइट। Fishes have only 2 chambers in their heart. The blood is pumped to the gills to get oxygenated blood and from there it passes directly to the rest of the body. अब यहाँ पे क्या लिखा है, मछली के पास क्या होती है, गिल्स होती हैं। ओके ये आपको दिख रहा है, ये हार्ट है एंड दिस इज गिल्स। अब क्या होता है कि हार्ट में, जैसे हमारे ह्यूमन हार्ट में क्या होता है कि डबल सर्कुलेशन होता है, एक साइकिल में जो ब्लड है हार्ट में 2 बार आता है। बट जो फिशेस है वो तो 2 चैम्बर्ड हार्ट है, तो उनके हार्ट में ब्लड सिर्फ एक ही बार आएगा। ओके तो कैसे आता है कि पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है कहाँ पे, हार्ट में। ओके फिर हार्ट से ये ब्लड जाता है गिल्स में। क्यों, क्योंकि सांस लेते टाइम जो फिशेस हैं वो ब्रीथ किससे करती हैं, माउथ से करती हैं। तो वो क्या करती हैं कि पानी अंदर लेती हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है। तो पानी माउथ से अंदर लेती हैं और फिर ये पानी कहाँ जाता है, गिल्स में जाता है। गिल्स में जो वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो कहाँ चला जाता है, ब्लड में। और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो कहाँ जाती है, गिल्स में। और गिल्स से ऐसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। ओके क्या बताया मैंने, हार्ट से ब्लड जाएगा कहाँ, गिल्स में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से आ गया कहाँ, गिल्स में। अब गिल्स में जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ओके पानी से ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाएगा, पानी में, और गिल्स के थ्रू ही पानी बाहर आ जाता है। ओके अब ये जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये गिल्स ही जो है, गिल्स जो है वही पूरे बॉडी पार्ट में क्या, ब्लड को पहुंच जाएगी। और वैसे ही फिर ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और वापस कहाँ आएगा, हार्ट में। तो ऐसी पूरी प्रोसेस चलती है। ओके दस द ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट। इसलिए जो ब्लड है वो हार्ट में सिर्फ एक ही बार जाता है। और कैसे जाता है, डीऑक्सीजनेटेड जाता है ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज टर्म्ड एज सिंगल सर्कुलेशन। और इस सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिंगल, क्योंकि ब्लड जो है वो एक ही बार जा रहा है हार्ट में। अब हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की। In human beings, during circulation, blood travels twice through the heart in 1 complete cycle. Okay? यहाँ पे पिक्चर नहीं लगी है, कोई बात नहीं, हमारे पास है पिक्चर।
अब क्या होता है, डबल सर्कुलेशन हमें डिस्क्राइब करना है। हार्ट में ब्लड 2 बार आता है, इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। कैसे, एक बार ऑक्सीजनेटेड और दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड, राइट। Sorry. Okay. Complete cycle of the body called double circulation. The pathway of blood from the heart to the lungs and back to the heart is called pulmonary circulation. अब क्या होगा कि ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, फिर लंग्स से कहाँ आएगा, वापस हार्ट में आएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन. And the pathway of blood from the heart to the rest of the body and back to the heart is called systemic circulation. Okay? अब ब्लड हार्ट में, हार्ट से ब्लड कहाँ जा रहा है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक जा रहा है, और अलग अलग बॉडी पार्ट्स से ब्लड कहाँ आ रहा है, हार्ट में आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन. एक बार हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से क्या होता है ये. ओके, तो ये हमारा हार्ट है, राइट. और ये जो राइट साइड वाला है ये क्या कैरी करता है, ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्या कैरी करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और ये लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है. ओके, अब पूरे बॉडी पार्ट से, हर जगह से ब्लड कहाँ आएगा, राइट साइड में आएगा. ठीक है, हर जगह से ब्लड कहाँ आएगा, राइट साइड ऑफ द हार्ट में आएगा. और कौन लेकर आएगा, वेने केवा. जितनी वेन्स है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, पूरी वेन्स हर जगह से कहाँ लेके ड्रेन करेंगी, वो ड्रेन करेंगी वेने केवा में. और ये वेने केवा ब्लड को ड्रेन करेगा किसमें, राइट एट्रियम में. ठीक है, राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में. कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में. एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. ओके, अब पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाएगा कहाँ, लंग्स में. लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा. ऑक्सीजन जो है वो एल्वुलाई से कहाँ आ जाएगा, ब्लड वेसल्स में. और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से कहाँ चला जाएगा, एल्वुलाई में. और एल्वुलाई से फिर ब्रोंकाई, और हम उसको एक्सहेल कर देंगे. ओके, अब यहाँ पे ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया. अब वापस लंग्स से अब ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड जाएगा पल्मोनरी वेन में. ओके, पल्मोनरी वेन से ब्लड आएगा हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट एट्रियम में. लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा. और एओर्टा से ब्लड, एओर्टा से फॉर्म होती है आर्टरीज, और आर्टरीज के थ्रू ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होएगा. और इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, और इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, जब ब्लड लंग्स में जा रहा है. ओके, पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है हमारी पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. ऐसे जो ब्लड है वो 2 बार हमारे हार्ट में आ रहा है, और इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3. State the role of the following in human digestive system. अब हमें ये 3 दिए हुए हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड विलाई. अब हमको इनके फंक्शंस लिखने हैं. डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होता है, देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ऐसी कुछ चीज है जो डाइजेशन में हेल्प कर रही है, और हमने इसकी बात करी हुई है. कोई बात नहीं, फिर से बात कर लेंगे. फूड नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल सो दैट they can be absorbed into the bloodstream. Okay? अब जो हम लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इंजेस्ट करते हैं, अंदर लेते हैं, उसको हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, उसको हमें तोड़ना है स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल्स में, ताकि ब्लड स्ट्रीम में वो ईजिली अब्सॉर्ब हो सके. ओके, तो कैसे, अब हम ये फूड को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे. However, the physical breakdown of food is not enough. अब ये जो फिजिकल ब्रेकडाउन है फूड का, वो हम क्या इस इनफ तो नहीं है. क्यों नहीं है इनफ, क्योंकि हम जो बाइट तोड़ के खा रहे हैं वो कैसे डाइजेस्ट होगा, वो पूरा की पूरा ब्लड स्ट्रीम में थोड़ी चला जाएगा, है ना. तो क्या चाहिए हमें, एंजाइम्स आर हेंस नीडेड फॉर द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड स्पीडिंग अप द डाइजेस्टिव प्रोसेस. ओके, तो केमिकल ब्रेकडाउन के लिए, फूड के केमिकल ब्रेकडाउन के लिए, और ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो जल्दी हो सके, उसमें कौन हेल्प करते हैं, एंजाइम्स. कौन से एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ओके, जैसे कि आपका क्या हो गया, अमाइलेज, ट्रिप्सिन,
लाइपेज हो गया, है ना, पेप्सिन हो गया, तो ये सब क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। ओके, केमिकल ब्रेकडाउन में कौन हेल्प करता है, केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड में कौन हेल्प करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हेल्प करते हैं। अब हमें बताना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ होता है, हमारे स्टमक में होता है, ये स्टमक बना हुआ भी है। ओके, और ये काम क्या करता है, एसिड है, तो काम क्या करेगा कि फूड के साथ जो भी जर्म्स अंदर आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, हम उसको खत्म कर सके। तो कौन खत्म करेगा, हम हथौड़ा चाकू लेके तो जाएंगे नहीं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो उनको खत्म कर देंगे। ओके, और क्या करेंगे कि जो स्टमक में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, स्टमक में प्रेजेंट होता है पेप्सिन, और ये किस पे एक्ट करता है, ये एक्ट करता है प्रोटीन पे, प्रोटीन को ये ब्रेक डाउन करता है। ओके, तो पेप्सिन अपना एक्शन कर सके उसके लिए उसको चाहिए होता है एसिडिक एनवायरनमेंट, और वो एसिडिक एनवायरनमेंट कौन बना के देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स टू किल द जर्म्स व्हिच माइट हैव एंटर्ड इनटू द सिस्टम थ्रू फूड। ओके, क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फूड के साथ जो जर्म्स आ रहे हैं उनको खत्म करने का काम करता है। इट क्रिएट्स एसिडिक मीडियम फॉर द पेप्सिन टू एक्ट ऑन फूड टू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। ओके, ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम बनाता है पेप्सिन के लिए ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सके। ओके, नेक्स्ट पूछा था विलाय। विलाय क्या होता है, विलाय जो होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ब्रश लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, ये आपको यहाँ पे दिख ही रही होंगी, जो इंटेस्टाइन के अंदर वाली जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग होती है, उसको कवर करती है। ओके, ये क्या करती है, अब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाती हैं। क्या करती हैं ये, अब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाती हैं। हमें बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या होता है, अब कंप्लीट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन होता है। ओके, और विलाई के पास ना मल्टीपल, बहुत सारी क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, तो जो भी चीज़ डाइजेस्ट हो रही है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो डायरेक्टली थ्रू विलाई कहाँ आ जाती है, हमारे ब्लड में आ जाती है। विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। They help to increase the surface area for absorption। ये क्या बढ़ाती हैं, surface area बढ़ाती हैं absorption का of the digested food। Villi are richly supplied with blood vessels which help to absorb digested food into the bloodstream। और ये विलाई के पास ना बहुत सारी ब्लड सप्लाई होती हैं। ओके, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हो रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में वो सीधे कहाँ चले जाते हैं, ब्लड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द 3 स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस। अब हमको फोटोसिंथेसिस की 3 स्टेप्स बतानी है, हमारे एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से दी हुई है, और वो तो आपको अच्छे से रट लेना है ना। वही 3 स्टेप्स हमें लिखनी है। अगर सिंपली यहाँ पे लिखा होगा लिस्ट द स्टेप्स इन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तब भी आपको वही 3 स्टेप्स लिखनी है विद इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का। ओके, तो सबसे पहली स्टेप होती है फोटोसिंथेसिस की अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, और वो लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। कौन करता है, क्लोरोफिल। अब्जॉर्प्शन ऑफ सन्स एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी आपके बुक में दिया हुआ है। ओके, बाय क्लोरोफिल। अब जो सेकेंड स्टेप होती है वो ये होती है कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केमिकल एनर्जी है एटीपी एंड NADPH। ओके, और थर्ड स्टेप में एक 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक तो क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और जो बी स्टेप होती है, मतलब इसी का जो सेकंड पार्ट होता है वो ये होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, क्या लिखा है यहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, एटीपी एंड NADPH में कन्वर्ट हो गई। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब क्या होता है, H2O जो है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, स्प्लिट करना है। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, वाटर से, सन से, और एयर से, एटमॉस्फेयर से, ये सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो आपको क्या मार्क करना है, वाटर, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करके ही ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में। ओके,
reduction of carbon dioxide into carbohydrates like glucose using the chemical energy. ओके तो आपकी बुक में ना सिर्फ ये क्या लिखा है, ये थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है, बट आपकी बुक में जो लिखा है आप वही याद करना, आप इसको भी लिख दोगे मार्क्स नहीं कटेंगे. ओके क्या लिखा है यहाँ पे, रिडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, इतना ही आपकी बुक में दिया हुआ है. क्यों, क्या मतलब हुआ रिडक्शन का, कार्बन डाइऑक्साइड के रिड्यूस हो रहा है, कम कर रहे हैं, नहीं. रिडक्शन का मतलब होता है कि हमने हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन हमें मिला था वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करके, उसको कहाँ ऐड कर दिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड में हमने इस हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, जोड़ दिया, और इसको हम बोलते हैं रिडक्शन. ताकि इसलिए हमने जोड़ा ताकि क्या मिले हमें, प्लांट्स को, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स. ओके इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, CO2 फोटोसिंथेसिस की, H2O है ना, और C6H12O6 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन. ओके तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है. ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स यूज कर लेती है, और जो एक्सेस में होती है उसको वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देती हैं थ्रू स्टोमेटा, और वाटर भी एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बनता है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the significance of small intestine in our body? Small intestine का क्या significance है, क्या importance है, क्या काम वो करता है, कि बिल्कुल कुछ काम नहीं करता है, एकदम पढ़ाई लिखाई भी नहीं करता है, डाइजेशन भी नहीं करता है, क्या करता है, क्या इंपॉर्टेंस है वो हमें बताना है. ओके तो हमने बात करी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है कंप्लीट डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होता है. लिवर और पेनक्रियास के सिक्रीशन कहाँ आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही इनके सिक्रीशन एक्ट करते हैं फूड पर. ओके फूड जो है वो लिवर में नहीं जाएगा, फूड जो है वो पेनक्रियास में नहीं जाएगा, बल्कि इन दोनों के सिक्रीशन कहाँ आएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके द सिक्रीशन ऑफ लिवर एंड पेनक्रियास आर ब्रॉट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. कहाँ आ गए ये, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए. लिवर से क्या आएगा, बाइल जूस, और पेनक्रियास से क्या आएगा, पेनक्रियाटिक जूस. राइट अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज बाइल जूस, तो ये मत लिख कर आना टेस्टी है, बहुत यम्मी है, मैं रोज जाके पीता हूँ, ऐसा सब लिख कर मत आना. ओके द हेपेटिक डक्ट फ्रॉम लिवर एंड द पेनक्रियाटिक डक्ट फ्रॉम पेनक्रियास जॉइन फॉर्मिंग हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट ब्रिंग द सिक्रीशन ऑफ बोथ ग्लैंड्स टू ड्यूडेनम वेयर दीज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड. ओके तो लिवर से जो हेपेटिक डक्ट है, ओके और पेनक्रियास से जो पेनक्रियाटिक डक्ट है, इनको क्या बोलते हैं, ये दोनों क्या मिलके बनाती है, ये दोनों मिलके बनाती है हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, और हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट से दोनों के सिक्रीशन कहाँ आ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में, ड्यूडेनम वाले पार्ट में. ओके ये वाले पार्ट में. ओके और फिर यहाँ पे बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस अपना काम करते हैं. There are some intestinal glands also in first. ओके ए पार्ट तो ये हो गया. अब हमें काफ़ी सारे लॉन्ग आंसर की बात करें तो हम उतने में तो आंसर खत्म नहीं करेंगे. ओके देयर आर सम इंटेस्टिनल ग्लैंड्स आल्सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. यहाँ पे ऐसा ही लिखा है, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, ठीक है, विच ऑल्सो सीक्रेट एंजाइम. आप ऐसा ही मत लिख कर आना, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इज कम्प्लीटेड हेयर. ओके यहाँ पे क्या लिखा है कि जो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होते हैं वो भी एंजाइम सिक्रीट करते हैं, और ये एंजाइम जो सिक्रीट होते हैं वो क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन को यहाँ पे ख़त्म करने का काम करते हैं. कि भैया बहुत हो गया, तुम कितना घूमोगे अब, है ना, तुम माउथ में भी हुए, तुम ईसोफेगस में तो खैर नहीं हुए, ईसोफेगस से तुम स्टमक में आ गए, अब तुम स्मॉल इंटेस्टाइन में ये डाइजेशन का काम हम ख़त्म कर देते हैं. ओके अब जो लार्ज इंटेस्टाइन बचता है उसमें सिर्फ वाटर और कुछ सॉल्ट्स का अब्जॉर्प्शन होता है. द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड इंटेस्टिनल विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड एंड प्रोडक्ट. ओके विलाय होता है, अभी हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ये सरफेस एरिया बढ़ाता है अब्जॉर्प्शन का, और क्या करता है कि जो भी अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है, डाइजेस्टिव पार्टिकल्स हैं, उनको ब्लड तक पहुंचाने का काम करता है. द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इंश्योर्स दैट फूड रिमेन्स इन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम एज इट ट्रैवल्स थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन.
ठीक है, देयर बाय मेकिंग इट पॉसिबल फॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू बी अब्सॉर्ब। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है, क्या होती है, जो लेंथ होती है वो फूड को अलाउ करती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में रह सके और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का अब्सॉर्प्शन हो सके। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है, एंड प्रोडक्ट। क्या होते हैं ये एंड प्रोडक्ट? जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, या सिंपल आप बोल सकते हो, राइट। जो प्रोटीन होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड्स में। ये एंड प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ मैं। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको एंड प्रोडक्ट्स बताने हैं डाइजेशन के, तो आप ये ही बताओगे। ओके, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमीनो एसिड्स में। और जो फैट्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो हो जाते हैं फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में। ओके, ये होते हैं डाइजेस्टिव एंड प्रोडक्ट्स। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 6, explain how does the exchange of gases occur in plant across the surface of stem, roots and leaves? How are water and minerals transported in plants? Okay, हमें दो चीज़ पूछी गई है कि exchange of gases कैसे होता है स्टेम्स में, रूट्स में एंड लीव्स में। लीव्स के पास टोमेटो होता है, रूट्स के पास रूट हेयर्स होते हैं और स्टेम्स के पास होते हैं लेंटिसेल्स। तो इसके थ्रू क्या होता है? गैस एक्सचेंज हो जाता है। हाउ आर वाटर, अब ये हम बात करेंगे डिटेल में थोड़ी। ओके, इन प्लांट देयर आर टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन लीव्स। ठीक है, टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हम लीव्स बोलते हैं। ओपनिंग्स होती हैं, ओपनिंग होती है कहाँ? लीव्स में, और जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ओके, और लेंटिसेल्स कहाँ होते हैं? स्टेम्स में होते हैं। और रूट हेयर कहाँ होती है? रूट में होती है। विच फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये तीनों चीज़ें क्या करती हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती हैं, यही करती हैं एक्चुअल में। Carbon dioxide is taken in and oxygen is given out during photosynthesis and vice versa during respiration. Okay? कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के टाइम पे अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और रेस्पिरेशन में इसका उल्टा हो जाता है। हमें पता ही है कि रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन अ प्लांट। The vessel and tracheids of roots, stems and leaves in xylem tissue are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plants. Okay? अब vessel and tracheids किसका पार्ट है? ये पार्ट है xylem tissue का। ओके, यही जो है वो वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, और हमें ट्रांसपोर्टेशन ही बताना है। तो ये क्या करते हैं? जो स्टेम्स के, लीव्स के जाइलम टिश्यू होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक कंटिन्यूअस सिस्टम बनाते हैं। ओके, ये बात लिखी है। द सेल्स ऑफ द रूट्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। अब यहाँ पे क्या लिखा है? जो रूट्स के सेल्स हैं, क्या है? रूट्स में जो सेल्स हैं जो सॉइल के कांटेक्ट में, हमें पता है रूट्स कहाँ प्रेजेंट होती है? सॉइल में प्रेजेंट होती है ना। और फिर जो इनके सेल्स हैं वो क्या करते हैं? एक्टिवली आयंस लेते हैं। एक्टिवली मतलब यहाँ पे एक्टिव क्या है कि बहुत एक्टिव है, ये जल्दी आयंस लेते हैं। यहाँ पे ये मतलब नहीं है, यहाँ पे ये मतलब है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है चीज़ों का। क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है आयंस का। सेल्स जो हैं वो आयंस को कैसे लेते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू लेते हैं। अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? कई बार मैंने बता दिया इसी हमारे वीडियो में कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लोअर टू हायर बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। ओके, तो सॉइल में जो मिनरल्स का कंसंट्रेशन है वो कैसा है? कम है। ओके, और जो सेल्स हैं उनमें कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। फिर भी सॉइल से जो है मिनरल्स कहाँ जा रहे हैं? सेल्स में जा रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स को और मिनरल्स की ज़रूरत है। विच क्रिएट अ डिफरेंस इन द आयन कंसंट्रेशन बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल। अब ये क्या करते हैं? कंसंट्रेशन बिगाड़ देते हैं। ठीक है,
अब लोअर से हायर की तरफ जा रहा है तो सॉइल में तो और कम हो जाएंगे न्यूट्रिएंट और वहीं रूट सेल्स में बढ़ जाएंगे। Thus there is a steady movement of water into root xylem from the soil। अब ये जो है मूवमेंट ऑफ वाटर शो होगा और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। ओके अब वाटर जो है वो धीरे धीरे ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को कम करने के लिए, कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, कंसंट्रेटेड हो गया ये, है ना, तो ये जो डिफरेंस आ गया उसको कम करने के लिए वाटर जो है अब कहाँ जाएगा, सेल में जाएगा। ओके और किस प्रोसेस के थ्रू जाएगा, थ्रू ऑस्मोसिस। समझ में आया? क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज पुश्ड अपवर्ड। प्लांट यूजेस, अब ये तो बात हो गई कैसे कि रूट्स में पानी और मिनरल्स कैसे आए। ओके अब जो बड़े ट्रीज हैं, ट्रीज तो बड़े ही होते हैं, जो ट्रीज है उनके जो एकदम हायर पॉइंट पे जो भी पार्ट है वहां तक भी पानी जाना चाहिए क्योंकि पानी तो सबको जरूरत है। तो वो कैसे पहुंचेगा, उसके लिए ना प्लांट्स अलग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। कैसी स्ट्रैटेजी होती है वो हम देख लेते हैं। प्लांट यूजेस अनदर स्ट्रैटेजी टू मूव वाटर इन द जाइलम अपवर्ड टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट। अब ये जो जाइलम में वाटर कंडक्शन जो हो रहा है ना वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही होता है। ओके अब सॉइल से हम प्लांट जो है वो पानी खींच रहे हैं तो क्या वापस सॉइल को देंगे? क्यों देंगे भैया, पानी की और ज़रूरत है ना, तो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनी डायरेक्शन। अब ये जो वाटर का अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है उसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप। movement of water in an upward direction in xylem is known as ascent of sap। अब क्या स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं वो हम देखते हैं। आपको बताया कि स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर का लॉस होता है। ओके अब ये ट्रांसपिरेशन होता जा रहा है तो क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा, उस प्रेशर के कारण पानी मूव करता है। तो वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल इन द लीफ। ओके अब लीफ में क्या है, स्टोमेटा है, स्टोमेटा से जो भी पानी जाता जा रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है ना, अब वो पानी की भरपाई तो करनी है, चला गया वो बाहर, अब पानी तो चाहिए, तो उसकी भरपाई कौन करेगा, जाइलम वेसल्स करेंगे जो लीव्स में प्रेजेंट है। Evaporation of water molecule from the cell of a leaf create a suction which pulls water from the xylem cells of roots। ओके अब क्या करता है ये, जैसे ट्रांसपिरेशन होता है, evaporation होता है, तो ये एक फोर्स क्रिएट करता है, एक सक्शन क्रिएट करता है जिसे हम बोलते हैं सक्शन फोर्स, ट्रांसपिरेशनल पुल भी बोलते हैं इसको, जिसके कारण जो वाटर है, लीव्स जो है वो वाटर को खींचती है। कहाँ से खींचती है, रूट्स के जाइलम से। ओके रूट्स के जाइलम से ये खींचती है। दिस लॉस ऑफ वाटर इज ट्रांसपिरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ये तो हम बता ही चुके हैं। विच हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन and upward movement of water and mineral dissolved in from roots to the leaves। अब ये जो लॉस ऑफ वाटर है उसको हम ट्रांसपिरेशन बोल रहे हैं, और ये ट्रांसपिरेशन एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि भैया पानी जाता जा रहा है, पानी वापस लाओ। तो ये जो रूट्स हैं ये और ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करती हैं और ऊपर की तरफ पहुंचाती हैं। Transpiration becomes the major driving force in movement of water in the xylem during the day when the stomatas are open। This mechanism is also known as cohesion of water theory or transpiration pull। Okay, तो ये क्या है, ट्रांसपिरेशन जो है वो becomes major driving force। ट्रांसपिरेशन जो है एक मेजर इंपॉर्टेंट फोर्स बन जाता है जिसके कारण पानी का अब्जॉर्प्शन होता है। ओके और इसको हम क्या बोलते हैं, कोहेजन ऑफ वाटर, या फिर हम बोल सकते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल, ट्रांसपिरेशन फोर्स भी बोल सकते हैं। आप इसको नहीं भी याद रखो, ये वाला पार्ट तो चलेगा, बट आपको ये मेंशन करना ज़रूरी है, ट्रांसपिरेशन पुल। ओके जिसे हम सक्शन पुल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain how the translocation of material in phloem tissue in plants is achieved by utilizing energy। हमें ये बताना है कि फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन कैसे हो रहा है मिनरल्स का। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। हमें पता है कि जाइलम जो है वो वाटर का कंडक्शन करता है और फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जिसे हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ओके तो ये प्लांट्स कैसे करते हैं, फ्लोएम कैसे करता है, हमें वही सारी बातें करनी है। हमने अभी वाटर ट्रांसपोर्टेशन देखा, अब हम बात करेंगे फूड के ट्रांसपोर्टेशन की।
The phloem cell transport the soluble food material to all parts of the plants. अब जो phloem के cells हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं फूड का, और भी कुछ मटेरियल्स होते हैं उनका करते हैं. Okay, the transport of food from leaves to different part of the plant is termed as translocation. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम, अब फ्लोएम के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, पेरेन्काइमा एंड फाइबर्स. Okay, the food is manufactured in the mesophyll cell or photosynthetic cells of a leaf. Okay, अब यहाँ पे क्या दिया है कि फूड कहाँ प्रिपेयर होता है, लीफ का. हमने क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे डिटेल लेक्चर में बात करी थी कि जो लीफ का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसमें जो मेसोफिल लेयर होती है, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, वहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है. ओके, the manufactured food enters into sieve tube of the phloem. ओके, अब जो फूड लीव्स से बना है वो कैसे आएगा फ्लोएम में, फ्लोएम पे कहाँ आएगा, सीव ट्यूब में आएगा. ओके, और ये कैसे आएगा, ये आएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू. किसके थ्रू आएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू. जो लीव्स से है वो फूड कहाँ आ गया, सीव ट्यूब में आ गया, फ्लोएम में आ गया. ओके, और ये जो फूड है वो कैसे ट्रांसपोर्टेड होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, and is transported as a dilute aqueous solution either in upward or downward direction. ये होता है dilute aqueous solution में. कैसे होता है ये, क्या मतलब होता है, aqueous solution और dilute aqueous solution का मतलब होता है कि ऐसा solution जिसमें पानी ज़्यादा हो, ओके, सॉल्वेंट ज़्यादा हो, और जो वो है सॉल्यूट है उसका कंसंट्रेशन कम हो. अब यहाँ पे तो सिर्फ हमें फूड दिख रहा है, पानी कहाँ से आएगा, कैसे डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन बनेगा वो हम देख लेते हैं. फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट फॉर देयर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. ये तो बहुत ही जनरल सी बात है कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन इसलिए होता है नॉन ग्रीन पार्ट्स तक ताकि वो क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर सके. Okay, in this process glucose is transferred to phloem tissue using energy फ्रॉम ATP. यही बात हो गई, क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात हो गई कि जो ग्लूकोज है वो फ्लोएम में कैसे आता है, ATP यूज करके आता है. दिस इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर. अब क्या हुआ कि सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, फ्लोएम टिश्यू में बढ़ गया, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो क्या इंक्रीज हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा. ठीक है, क्या बढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा. सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा. अब इसके कारण क्या होगा कि पानी जो है वो जाइलम से कहाँ आ जाएगा, फ्लोएम में आ जाएगा थ्रू ऑस्मोसिस. ओके, कॉजिंग द वाटर टू मूव इनटू इट. ठीक है, अब वाटर कहाँ आ जाएगा, फ्लोएम टिश्यू में आ जाएगा. किससे आएगा, जाइलम से आएगा. किसके थ्रू आएगा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस से आएगा. Soluble material is then transferred from phloem tissue to other tissue which have less pressure than in the phloem. अब ये पानी आ गया, क्या बन गया हमारा, dilute aqueous solution बन गया. अब ये जो soluble material है वो phloem से अलग अलग parts तक पहुंच जाएंगे जहाँ पे pressure कम होगा. Okay? Thus, according to plant's requirement, the material is translocated from higher osmotic pressure areas to lower osmotic pressure area. Okay? इसलिए फ्लोएम में क्या होता है, प्लांट्स में क्या होता है कि मटेरियल्स का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर से वो कहाँ चला जाता है, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर में. ओके, फिर जब पानी अपना काम कर लेगा, उसने सारे पार्ट्स तक फूड को पहुंचा दिया, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, तो वो वाटर जो है वो वापस कहाँ जा जाएगा, जाइलम में आ जाएगा. ओके, अब हमारा क्वेश्चन 8 क्या है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू शो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे. हमें सिर्फ फ्लो चार्ट बनाना है, अलग अलग क्या पाथवे बताने हैं रेस्पिरेशन के. तो कौन से होते हैं, वो एरोबिक होता है और एनारोबिक होता है. ये जो पाथवे है ये आपके बुक में NCERT में बहुत अच्छे से दिया है, आपको पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, ग्लूकोज, जो हमने खाना खाया और ग्लूकोज बना था वो कहाँ जाएगा, वो सेल में जाएगा. सेल में साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा, किस में, पायरूवेट में. फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, अब दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, कौन कौन से, एरोबिक एंड एनारोबिक. ओके, तो ये वाला जो है लास्ट वाला ये क्या है, एरोबिक है, और ये ऊपर के जो दो हैं वो क्या है, एनारोबिक है. राइट, एनारोबिक है.
ओके तो पहले हम एरोबिक की बात कर लेते हैं। अब ऑक्सीजन बहुत है, हम कुछ काम ऐसा हैवी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो ये जो है पायरुवेट वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अब क्या होगा, ये पायरुवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ओके तो यहाँ पे क्या रिलीज हुई, एनर्जी, और इसको हमने बोला एरोबिक। क्यों बोला, क्योंकि ये जो पायरुवेट है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है। वहीं हमने बहुत सारा एक्सरसाइज कर ली, हमने सीढ़ियाँ चढ़ ली, उतर ली, खेल लिया, दौड़ लिया, अब क्या हो गया, हमारे पास एनर्जी, ऑक्सीजन की कमी हो गई, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये पायरुवेट कहाँ जाएगा, हमारे मसल सेल में। कहाँ जाएगा, हमारे मसल सेल्स में, और ये पायरुवेट कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड और क्या रिलीज करेगा, एनर्जी। इसको हम क्या बोलेंगे, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके जब हम बहुत हेवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, ज़्यादा दौड़ लेते हैं, मैराथन रेस कर दौड़ लेते हैं, तो क्या होता है, हमारे पैर में दर्द होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो लैक्टिक एसिड है ये मसल सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके कारण हमें क्रैम्प्स फील होते हैं। ओके अब वहीं अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में एक एडिशनल प्रोडक्ट मिलता है और वो हमें मिलता है इथेनॉल। ओके क्या क्या मिलेगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी ड्यूरिंग एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। देखा होगा कि जो हमें पिज्ज़ा बेस बनाना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, ईस्ट। क्यों, क्योंकि वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस करता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, describe the process of nutrition in amoeba with the help of a diagram. The different process involved in holozoic nutrition in amoeba are. अब यहाँ से हमारा जो है ना आंसर शुरू हो गया है, यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, कोई बात नहीं, हमने लिख दिया है। तो हमें क्या बताना है कि अलग अलग प्रोसेसेस कौन सी होती है न्यूट्रिशन की जो हमें अमीबा में देखने को मिलता है। अमीबा क्या है, होलोजोइक है, डाइजेशन वगैरह सब उसके बॉडी में होता है अंदर। ओके तो फर्स्ट स्टेप हमेशा न्यूट्रिशन की क्या होती है, इंजेशन। क्या होती है, इंजेशन। तो कैसे करता है ये इंजेशन, ingestion is the process of taking in the food and to the body either by swallowing or absorbing it. Amoeba pushes out the pseudopodia to encircle the food and engulfs it, forming a food vacuole. This process is known as phagocytosis. Okay? इंजेशन की प्रोसेस कौन सी होती है, या तो फूड आप swallow कर रहे हो या फिर आप फूड को absorb करते हो। ओके अमीबा क्या करता है कि सूडोपोडिया बनाता है, फॉल्स फीड बनाता है, अपना साइटोप्लाज्म बनाता है, जिस साइड भी उसको फूड दिखता है वो उसको एनगल्फ कर लेता है, एनसर्कल कर लेता है, और इसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ओके और जिस एरिया में वो एंगल्फ कर रहे हैं वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, फूड वैक्यूल। या नॉर्मल अमीबा है, उसको फूड दिखा, उसने क्या किया, अपना सूडोपोडिया बढ़ा दिया। ओके सूडोपोडिया ने क्या किया, फूड को एनगल्फ कर लिया और क्या फॉर्म किया, फूड वैक्यूल। ओके अब ये फूड वैक्यूल में ना क्या होगा, डाइजेशन होगा। ये तो इंजेशन की प्रोसेस हो गई। अब डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द इनसॉल्युबल एंड लार्ज फूड मॉलिक्यूल इनटू अ सॉल्युबल एंड माइन्यूट मॉलिक्यूल। ये तो हमें पता है, breakdown of food is known as digestion. In amoeba, the food vacuole are transported deeper into the cell, and with the help of the digestive enzyme, the large insoluble particles are broken down to the simplest molecule. अब ये फूड वैक्यूल जो है ना, इसको और सेल के अंदर क्या करते हैं, भेजते हैं, ठीक है, ताकि डाइजेस्टिव एंजाइम इनमें आ सके। ये जो साइटोप्लाज्म वाला एरिया है ना, ये साइटोप्लाज्म वाला एरिया है, राइट। तो ये साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। ये डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ चले जाएंगे, फूड वैक्यूल में। कहाँ चले जाएंगे, फूड वैक्यूल में। और फूड वैक्यूल में क्या होगा, डाइजेशन होगा। जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉलर और सिंपलर में कन्वर्ट करेंगे। ये बात हो गई डाइजेशन की। अब बात आएगी अब्जॉर्प्शन की। अब फूड का डाइजेशन हो गया, अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अब्जॉर्ब करना है। Okay, in this process of absorption, the nutrients from the digested food material are absorbed into the cell cytoplasm by leaving behind the undigested particle. This process is called diffusion. अब यहाँ पे जो भी digestion हुआ है, ओके अब उसका अब्जॉर्प्शन होगा। ये फूड पार्टिकल्स जो है वो कहाँ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। ओके और जो वेस्ट है वो यहीं रह जाएगा, कहाँ, फूड वैक्यूल में ही रह जाएगा। ओके
तो ये बात हो गई अब्जॉर्प्शन की। अब स्टेप आती है एसिमिलेशन। भैया जो फूड खाया अब उसको यूज भी तो करेंगे, तो ये यूज करने वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द अब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल। जो भी फूड अब्जॉर्ब हुआ है उससे हम क्या लेंगे? एनर्जी लेंगे। हम भी लेते हैं और अमीबा भी लेते हैं। ओके, इन अमीबा अब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस विद इन द सेल। अब ये अब्जॉर्ब फूड से एनर्जी बनाएंगे ताकि और जितनी भी लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रही है वैसे अमीबा में भी होती है, ताकि अमीबा सारी लाइफ प्रोसेसेस कर सके। सिंगल सेल है पर फंक्शन पूरे करता है, ये किसी से कम नहीं है। ओके, अब लास्ट प्रोसेस होती है इजेशन की। यूटिलाइज हो गया जो अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, सब जो वेस्ट है उसको तो बाहर निकालना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इजेशन। इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इन अमीबा दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय रप्चरिंग द सेल मेम्ब्रेन टू रिमूव द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम इट्स बॉडी। ओके, तो ये वाली प्रोसेस हो गई एसिमिलेशन की। अब ये प्रोसेस हो गई इंजेशन में। तो क्या होता है? सेल के बाहर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। अमीबा क्या करेगा? सेल मेम्ब्रेन रप्चर करेगा, तोड़ेगा और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर रिमूव कर देगा अपनी बॉडी से। भैया तुम जाओ, तुम्हारा कुछ काम नहीं है अब। तो ये बात हुई न्यूट्रिशन इन अमीबा में की। ओके, राइट, 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स गिव इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ईच। हमें 3 टाइप की ब्लड वेसल्स बतानी है और इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखने हैं। तो ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती है? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। मुझे ऐसा बोलना चाहिए, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। ओके, आर्टरीज जो होती है उनकी वॉल थिक होती है, इलास्टिक होती है, ताकि जो ब्लड उनके पास आ रहा है हार्ट से वो कैसा है? अंडर हाई प्रेशर है, उस प्रेशर को वो टॉलरेट कर सके बिना रप्चर हुए, इसलिए आर्टरीज की वॉल थिक होती है। ओके, आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट से ब्लड लेके ये सारे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करती है। द वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिक, इलास्टिक एंड मस्कुलर। कैसी ये? थिक है, इलास्टिक एंड मस्कुलर है। और क्या करने क्यों है ये? दैट एनेबल्स देम टू डायलेट बट नॉट रप्चर। ओके, क्या बोलते हैं? तुम डायलेट हो जाओ बट रप्चर मत हो, इसलिए क्या है? इलास्टिक है ये। ओके, व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फोर्सेस ब्लड इनटू देम। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड कहाँ चला जाता है? आर्टरीज में। ओके, नेक्स्ट वेन्स। वेन्स जो हैं उनकी वॉल्स कैसी होती है? थिन होती है एज कंपेयर टू आर्टरी। ओके, ब्लड वेसल्स विच ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक टू द हार्ट। अलग अलग पार्ट से ये ब्लड को कलेक्ट करके आती है और कहाँ देती है? हार्ट में देती है। ओके, दे आर लार्जर एंड होल्ड मोर ब्लड देन द आर्टरीज। द ल्यूमेन ऑफ वेन्स आर प्रोवाइडेड विद वॉल्स। ओके, अब जो वेन्स है उनके पास क्या होता है? वॉल्स होता है, ताकि ये बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोक सके। अब जो प्रेशर होता है ना वेन्स में ब्लड का, वो कम हो जाता है, तो ब्लड का प्रेशर कम हुआ तो बैक फ्लो हो सकता है। तो बैक फ्लो रोकने के लिए इनके पास क्या होता है? वॉल्व्स होते हैं। ओके, दे आर लार्ज। वेन्स जो होती हैं वो लार्जर होती हैं, ताकि ये, और क्यों होती है लार्जर? क्योंकि इनके पास आर्टरी से ज़्यादा ब्लड होता है। लिम्फेटिक वेसल भी इन्हीं को ब्लड दे देती है। वह क्या? लिम्फ देती है, ठीक है, ब्लड नहीं। कैपिलरीज आर थिन। अब लास्ट क्या है? कैपिलरीज। कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड। ये क्या होती है? एकदम पतली होती है एज कंपेयर टू वेन्स। ये और पतली होती है क्योंकि जो ब्लड से सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, वो किसके थ्रू होता है? कैपिलरीज के थ्रू होता है। तो इनकी वॉल कैसे होगी? थिन होगी। ओके, एंड एक्सट्रीमली नैरो ब्लड वेसल। कैसी है? नैरो है एकदम, which occur at the terminals of arteries and veins। ये आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन करती है, बीच का जंक्शन होती है ये। ओके, यहाँ से आर्टरीज खत्म हो गए, कैपिलरीज बनाती है, कैपिलरीज मिलके वेन्स बनाती हैं। The wall of capillaries are permeable to water and dissolve substances so that the exchange of material between the blood and body cell can take place। ओके, तो कैपिलरीज की जो वॉल होती है वो कैसी होती है? परमिएबल होती है वाटर की, कि वाटर का एक्सचेंज वो कर सके, और डिजॉल्व सब्सटेंसेस की, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, ये सब इसी में डिजॉल्व रहते हैं और इसी के थ्रू एक्सचेंज होते हैं। ओके, ताकि ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में एक्सचेंज हो सके।
तो यहाँ पे जो है हमारा लाइफ प्रोसेसेस के लॉन्ग आंसर्स होते हैं कंप्लीट। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहां पे आपको मिलते हैं केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट, जेईई, सीयूईटी की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।